कारण। जब किताब छपने लगेगा तो किताब जितना ज़्यादा किताब छपेगा उतना ही ज़्यादा किताब का दाम नीचे हो जाएगा। वाद विवाद करने लगे तो एक नई संस्कृति को जन्म दिया। लोगों में सोचने का क्षमता आने लगा, हर बात पे वो लोग तर्क करने लगे। विचार अग्रदूत कौन है? तो कौन होगा? रूसो। कौन है? रूसो। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सफलता तक दृष्टि क्लासेस में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इतिहास का महत्वपूर्ण 5 अंक स्तरीय क्वेश्चन। 5 अंक स्तरीय क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि आज हम लोग ये देखेंगे कि यह क्वेश्चन नंबर सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन नंबर 16 में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये 5 अंक स्तरीय क्वेश्चन है। 5 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाएगा। तो ये देखेंगे कि हम लोग परीक्षा की दृष्टि से ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, यह आपको नंबर दिलवाने में काफ़ी मदद करता है। तो चलिए समय ना बर्बाद करते हुए हम लोग जल्दी से आते हैं टॉपिक पे। तो अब हम लोग देखेंगे कि दीर्घ स्तरीय क्वेश्चन जो कि 5 अंक के लिए पूछा जाता है और ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम लोग ज़्यादा नहीं 5 क्वेश्चन का ही बात करेंगे। 5 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन एकदम आएगा ही आएगा, ये लिख के ले लें। पहला क्वेश्चन है कि 18वीं सदी के यूरोप में कुछ लोगों को ऐसा क्यों लगता था कि मुद्रण संस्कृति निरंकुशवाद का और ज्ञानोदय होगा। मतलब जो हम लोग का जो निरंकुशवाद है उसका क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा और ज्ञान का उदय होगा। लोगों में ज्ञान का उदय होगा, लोगों में जागरूकता बढ़ेगा। तो हम लोग बात करेंगे इसका आंसर। देखते हैं कि 18वीं सदी के मध्य तक लोगों का यह विश्वास बन चुका था। लोगों में धीरे धीरे, हम लोग कल बात किए थे कि लोगों में अचानक से विचार या भावना नहीं जगता, उसमें लोगों में धीरे धीरे जगता है। तो आज हम लोग देखते हैं कि यूरोप के लोगों पर ये विश्वास बन चुका था कि मुद्रण संस्कृति से निरंकुशवाद का अंत होगा। लोग में जागरूकता बढ़ने लगा, धीरे धीरे ज्ञान का तेजी से प्रसार होगा। क्योंकि अब जब लोगों में ज्ञान का प्रसार होने लगेगा, लोग ज्ञान के बारे में लोग देश दुनिया के बारे में जानने लगे तो अपने आप ज्ञान बढ़ने लगता है। और जब भी हम लोग देखते हैं कि आज भी अगर जब तक लोगों में जागरूकता नहीं बढ़ता है तो लोग अपने आज़ादी के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में, क्या उसके पास अधिकार है, इसके बारे में वो नहीं जानते, जिसके कारण वो आज भी शोषण के शिकार होते जा रहे हैं। आज भी बच्चा अगर नहीं पढ़ता है या नहीं कुछ जानकारी लेता है तो उसके साथ शोषण नहीं हो रहा है। उसके घर वाले शोषण कर रहे हैं, आस पड़ोस शोषण कर रहा है, सरकार तो शोषण कर ही रहा है। लोग सबको मिल के उसका शोषण करते हैं। या हम लोग समाज उसको जीने नहीं देता है। तो हम लोग देखेंगे कि इस पाठ में कि मुद्रण संस्कृति के आने से ज्ञान का उदय प्रकार से हुआ और लोगों में जागरूकता किस प्रकार से बढ़ी। तो हम लोग पहला देखेंगे कि छापे खाने के आविष्कार से अब अधिक संख्या में पुस्तकें छपने लगी। जब छापा खाना आया तो छापा खाना के आने से क्या होता है कि अधिक से अधिक किताब छपने लगी। पहले के ज़माने में जब किताब नहीं छपते थे तो किताब हाथ से लिखे जाते थे, जिसके कारण लोगों तक वो किताब, जो वाकई में वो किताब था, वो किताब सही तरीके से उसके पास नहीं पहुंच पाता था। जब भी आज भी हम लोग लिखते हैं तो देखिए देख देख के लिखते हैं, लेकिन कई हर्षय दीर्घय आकार विकार में हम लोग गलत कर देते हैं। तो जो उसका मूल रहता था वो मूल से काफ़ी धीरे धीरे एक एक करके वो दूर हट जाता था। तो जब छापे खाने आने लगे तो तेज़ी से एक साथ कई किताब छपने लगे और सही जानकारी लोगों तक मिलने लगा। पहले जो हाथ से लिखा जाता था किताब, तो एक किताब को लिखने में काफ़ी अधिक समय लगता था, जिसके कारण लोगों तक किताब महंगे जाते थे और धीरे धीरे पहुंच पाते थे। और एक समय में एक ही व्यक्ति किताब को पढ़ सकता है। तो पहले लोग क्या करते थे कि पहले गांव में, आज इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी हो गया है कि लोग मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, एलईडी हर जगह देख के और टाइम पास कर रहे हैं। लोगों के पास पहले वो साधन नहीं था। जब साधन नहीं होते थे तो लोग क्या करते थे, एक साथ गांव के चौराहा में, चौक में या फिर घर के बाहर लोग एक साथ मिलकर बैठते थे और साथ ही साथ वो लोग बात करते थे,
तो जो जानकार लोग थे, जो बूढ़े बुजुर्ग लोग थे, वो लोग बताते थे कि हमारे समाज में इस तरह का घटना घटा, ये हो रहा था, वो हो रहा था। तो अब धीरे धीरे जब पुस्तक आने लगा, पुस्तक छपने लगा, तो बच्चा पढ़ के समझ सकता है। आज हम लोग इतिहास के बारे में अगर हम लोग जानते हैं कि अंग्रेज भारत आए थे, या उससे पहले बाबर, हुमायूं, अकबर के बारे में हम लोग आज भी जो जानते हैं, वो कहानी में कम और ज़्यादा हम लोग को किताबों में देखने को मिलता है। तो ये कैसे संभव हो सका? तो छापा खाना के आने के कारण। जब किताब छपने लगेगा तो किताब जितना ज़्यादा किताब छपेगा उतना ही ज़्यादा किताब का दाम नीचे हो जाएगा, और जितना किताब का दाम नीचे होगा लोगों तक आसानी से वो उपलब्ध हो जाएगा। अब जब लोगों तक आसानी से उपलब्ध होगा तो आसानी से लोग उसको पढ़ सकते हैं, और यह पुस्तक समाज के सभी वर्गों तक पहुंच गई। समाज के सभी वर्ग, चाहे वो गरीब वर्ग हो या फिर अमीर वर्ग हो, जब सभी वर्गों तक वो पहुंचने लगेगा तो आसानी से बच्चे पढ़ने लगेंगे, शिक्षा के लिए अग्रसर होंगे, शिक्षा में वो जाना चाहेंगे, ताकि आसानी से वो पढ़ सके, शिक्षित हो सके और अपने समाज के बारे में जान सके। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि आधा का लंबा नहीं बताइए। तो अब हम लोग दूसरा देखेंगे कि नए नए विषय पर पुस्तकें बाजार में आने लगी, नए नए विषय में पुस्तक आने लगा, और पुस्तकों में रुचि धीरे धीरे लोगों का बढ़ते गया, जिससे बहुत से लोग पुस्तकों को नियमित पाठक बन गए। अब लोग धीरे धीरे उस पुस्तक के बारे में पढ़ने लगे, ज़्यादा पढ़ने का उनका हैबिट हो गया। यही बात ज्ञान का उदय तथा प्रसार की सूचक है। लोगों में ज्ञान का भावना बढ़ने लगा तो आसानी से वो लोग हमेशा किताब पढ़ने के लिए अग्रसर हो गए। और साथ ही देखेंगे कि मुद्रण ने संवाद तथा वाद विवाद की एक नई संस्कृति को जन्म दिया। लोगों में बातचीत करने का और लोगों को तर्कशील बनाते हुए विचारों और आस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाना सिखाया। लोग पहले आस्था पे, धर्म पे काफ़ी ज़्यादा विश्वास करते थे, लेकिन लोग जब संवाद करने लगे, वाद विवाद करने लगे, तो एक नई संस्कृति को जन्म दिया। लोगों में सोचने का क्षमता आने लगा, हर बात पे वो लोग तर्क करने लगे, विचार करने लगे, और साथ ही साथ आस्थाओं पर, जो हम लोग का आस्था है उस पर क्या लगाने लगे? प्रश्न चिन्ह लगाने लगे कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। हम लोग आज भी हर चीज़ को हम लोग बिना समझे आंख बंद कर मान लेते हैं, जबकि ये गलत है। उसके बारे में हम लोग को तर्क करना चाहिए। तो अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, पुस्तकों में राजशाही को निरंकुश सत्ता की आलोचना की जाने लगी। जो निरंकुश सत्ता था, जो हम लोग के साथ जो शोषण करते थे, उसके लिए आलोचना किया जाने लगा, और जिससे बहुत से लोग यह मानने लगे कि पुस्तकें समाज को निरंकुशवाद तथा आतंकी राज सत्ता से मुक्ति दिलाकर ऐसा वातावरण तैयार करेगा जिससे लोग विवेक और बुद्धि का राज होगा। लोगों में अब राज सत्ता के बारे में जानकारी मिलने लगे, जिसके कारण एक नए समाज का निर्माण होगा। राज सत्ता से मुक्ति मिलेगा लोगों को, निरंकुशवाद से उन लोगों को छुटकारा मिलेगा, अब राजशाही आएगा। तो अगला पॉइंट हम लोग बात करेंगे कि लुई सेबेस्टियन और मार्टिन लूथर जैसे समाज सुधारकों ने महसूस किया कि मुद्रण संस्कृति प्रगति और जनता की राय का सबसे शक्तिशाली औजार है। लोगों के लिए यह सबसे शक्तिशाली औजार बन जाएगा। इससे बन रही जनमत के आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगी और समाजवाद का उदय होगा, एक नए समाज का उदय होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं कि कुछ लोग किताबों की सुलभता को लेकर चिंतित क्यों थे, और यूरोप और भारत से एक एक उदाहरण देकर समझाएं। हम लोग इस पे अभी बात किए कि जब लोगों तक अगर आसानी से किताब पहुंचने लगेगा तो लोग पढ़ने लगेंगे, शिक्षित होने लगेंगे, जिससे वो लोग आवाज़ उठाना शुरू कर देंगे। तो हम लोग देखेंगे मुद्रण पुस्तकों का सभी ने स्वागत नहीं किया, बल्कि जिन्होंने किया वो भी उनके दिलों में डर था। जो इसको स्वीकार कर रहे थे उसके दिल में भी ये डर छुपा हुआ था। कईयों को धारणा थी कि छपी पुस्तक व्यापक प्रसार और सुगमता से पुस्तकों को मिलने से आम लोगों के दिमाग पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ेगा। आम लोग, जो गरीब जनता है, उस पर इसका ऋणात्मक प्रभाव पड़ेगा। क्यों?
क्योंकि वो लोग इसके खिलाफ आंदोलन करने लगे। उन्हें आशंका थी कि यदि मुद्रण और पढ़ी जाने वाली सामग्री पर कोई नियंत्रण नहीं होगा तो लोगों में विद्रोही और अधार्मिक विचार उपजने लगेंगे। लोगों में विद्रोह का भावना जगने लगेगा। लोग जानने लगेंगे कि हमारे साथ शोषण हो रहा है, किस तरह से शोषण हो रहा है, जिससे वो लोग विरोध करने लगे। कुछ लोगों को इसके विरोध में यह तर्क भी दिया कि इससे मूल्यवान साहित्य का आधिपत्य नष्ट हो जाएगा। जो हम लोग का जो साहित्य है, जो मूल्यवान है, वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। कोई नहीं चाहता है कि कभी भी उसका राज्य चला जाए या उसका जो अधिकार है वो कोई छीन ले। हम लोग उदाहरण से बात करते हैं। पहला देखेंगे कि यूरोप में रोमन कैथोलिक चर्च ने प्रतिबंधित किताबों की सूची के माध्यम से मुद्रण पुस्तकों पर अंकुश लगाने की कोशिश की थी। हम लोग जैसे कक्षा 9 में भी हम लोग पढ़ चुके थे कि किस तरह से रोमन कैथोलिक चर्च जो था वो लोगों पर हावी थे, उस पर कोई अंकुश नहीं लगाते थे, वो स्वयं थे। और दूसरा हम लोग देखेंगे भारत के बारे में कि भारत में क्या था कि भारत की अंग्रेजी सरकार मुद्रण संस्कृति के प्रसार से चिंतित थे। हम लोग के भारत में उस समय किसका शासन था, तो अंग्रेजों का शासन था। भारत में अंग्रेज शासन कर रहे थे क्योंकि इससे लोगों में राष्ट्रवादी भावनाएं मजबूत होगी, लोगों में राष्ट्रवाद का भावना जगने लगेगा। इसलिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने भारतीय प्रेस और विभिन्न स्थानीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एक नियम लागू किया गया जिसमें भारतीय प्रेस और विभिन्न स्थानीय समाचार पत्रों पर क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। हम लोग वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में आगे चर्चा करेंगे। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 19वीं सदी में भारत गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का क्या असर हुआ। अभी तक हम लोग मुद्रण संस्कृति के बारे में ही बात कर रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे कि भारत की गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का क्या असर हुआ। गरीब जनता पर, अमीर लोग के लिए तो आसानी से पुस्तक उपलब्ध हो जाते थे, पहले भी जब हाथ से लिखे जाते थे, तो गरीब लोगों तक यह उपलब्ध नहीं था। तो गरीब लोगों तक यह पुस्तक किस तरह से असर किया, हम लोग इस पे देखेंगे। तो देखेंगे कि 19वीं सदी में भारत में गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का गहरा असर हुआ। क्या क्या असर हुआ भाई, तो मुद्रण संस्कृति से देश की गरीब जनता अथवा मजदूर वर्ग को बहुत लाभ पहुंचा। गरीब लोग जो किताब से काफ़ी दूर थे, मजदूर जिसके लिए किताब था ही नहीं, तो उस पर यह काफ़ी ज़्यादा असर हुआ। पुस्तकें इतनी सस्ती हो गई थी कि पुस्तकें चौक चौराहों पर बिकने लगी, जिससे गरीब मजदूर उसे आसानी से खरीद सकते थे। जब गरीब मजदूर आसानी से पुस्तक को खरीद सकते हैं तो वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, शिक्षा का माहौल जगेगा, जिससे लोगों में जागरूकता होगा और अपने अधिकार को वो लोग समझ सकते हैं। ठीक, अगला देखेंगे कि 20वीं शताब्दी में सार्वजनिक पुस्तकालय भी खुलने लगे, जिससे पुस्तकों की पहुंच और भी व्यापक हो गई। अब जगह जगह पे सार्वजनिक पुस्तकालय खुलने लगा, जिससे लोग आसानी से जो किताब खरीदने के काबिल नहीं वो भी पुस्तक को पढ़ सकते थे। बेंगलुरु के सूती मिल मजदूरों ने स्वयं को शिक्षित करने के उद्देश्य से अपने पुस्तकालय स्थापित किए। इसकी प्रेरणा से उन्होंने मुंबई के मिल मजदूरों से मिले थे, क्योंकि मुंबई के मिल मजदूर शिक्षित हुए जो अपने अधिकार को समझे। इसलिए भारत के जितने भी सूती उद्योग के मजदूर थे वो लोग क्या अपने आप में स्वयं में क्या निश्चय किए कि शिक्षा ग्रहण करना है। आज भी हमारे लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। आज के बच्चे भले ही अभी नहीं समझ पा रहे कि शिक्षा उनके लिए क्या है, लेकिन आने वाले समय में शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर शिक्षा नहीं तो हमें कोई भी आसानी से हमें बुड़बक बना सकता है और आसानी से हमें ठग सकता है। इसलिए शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है बाबू, ध्यान देना इस बात पर। हम लोग देखेंगे कुछ सुधारवादी लेखकों की पुस्तकों ने मजदूरों को जाति भेदभाव के विरुद्ध संगठित किया। लोगों में पहले जाति के आधार पर काफ़ी ज़्यादा भेदभाव किए जाते थे।
जिससे अब लोगों में जाति के आधार पर जो भेदभाव था उससे मुक्त होने लगे। लेखकों ने मजदूरों के बीचों बीच साक्षरता लाने, नशाखोरी को कम करने तथा अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने का भरकस प्रयास किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने मजदूरों तक राष्ट्रवाद का संदेश भी पहुंचाया। आज भी हम लोग देखते हैं गांव देहात में अपने अधिकार के लिए वो लोग नहीं लड़ते हैं, बल्कि लड़ते किसके लिए हैं कि फलने हमारे कर लो चिलने तो ये वो। तो आज भी गांव इसलिए पीछे है भाई, आज भी गांव इसलिए पीछे है कि हम लोग सही चीज़ पे हम लोग लड़ते नहीं। जो सरकार से हमको लेना चाहिए उस पे हम लोग लड़ नहीं रहे हैं, बगल वाला से लड़ लड़ के हम लोग परेशान हैं। गांव में भूत डायन का एकदम प्रचलित मामला है, जिसके कारण हम लोग एक दूसरे से लड़ते रहते। तो फलना का भूत, तुसका का भूत, ढीमका का भूत, अरे भाई भूत है भूत, कितना भूत देखेगा यार। चला पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, काम देगा। तो अगला देखेंगे कि मजदूरों का हित साधने वाले लेखकों में ज्योतिबा फूले जो शिक्षित व्यक्ति थे, भीमराव अंबेडकर जो भारत के संविधान का निर्माण किए, रामस्वामी नायकर तथा काशी बाबा के नाम लिए जा सकते। ये लोग समाज सुधार के लिए काफ़ी प्रयास किए, पुस्तक लिखे। काशी बाबा कानपुर के एक मिल मजदूर थे। कौन थे? मिल मजदूर थे। उन्होंने 1938 में छोटे और बड़े सवाल छपवा कर जातीय तथा वर्गीय शोषण के बीच का रिश्ता समझाने का प्रयास किया, लोगों को जागरूक करने का प्रयास किए कि आप समझिए कि हमारे साथ दूसरा कोई आके शोषण कर रहा है और हम लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, जिससे हमारा काफ़ी भी नुकसान है। अगला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की। मुद्रण संस्कृति से भारत में राष्ट्रवाद का किस तरह से विकास हुआ। पहले लोगों में हम लोग देखते थे कि पहले लोग एक दूसरे से दूर दूर थे, लेकिन मुद्रण संस्कृति के आने के बाद लोग एक दूसरे के साथ हुए और किस तरह से उन लोगों में राष्ट्रवाद का भावना जगा। क्योंकि भारत में राष्ट्रवाद नहीं था, भारत में राष्ट्रवाद का उदय ही नहीं हुआ था। जैसे हम लोग कल बात किए थे ठीक उसी प्रकार इसमें भी था। हम लोग देखते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद की भावना को फैलाने में मुद्रण संस्कृति ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया, जो इस प्रकार क्या है। पहला देखेंगे कि अंग्रेजी काल में ब्रिटिश लेखकों ने अनेक ऐसी पुस्तकों की रचना की जो राष्ट्र भावनाओं से ओतप्रोत थी। ठीक ना, अंग्रेजी काल में ब्रिटिश लेखक ऐसे ऐसे पुस्तक की रचना किए थे जो कि हम लोग का राष्ट्र भावना से वो दूर दूर तक उसका कोई रिश्ता नाता नहीं था। पहले देखें कि बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ ने लोगों में देश प्रेम की भावनाओं का संचार किया। ये भारत के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी, जो अपने उपन्यास आनंद मठ में लोगों के लिए लिखे, जो देश प्रेम की भावना से एक दूसरे को मिलाए। वंदे मातरम गीत भारत को कोने कोने में गूंजने लगे। वंदे मातरम गीत जो कि भारत के कोने कोने में लोग इसको गूंजने लगे, गाने लगे, जिससे लोग एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आने लगे। अगला हम लोग देखेंगे, अगला क्या है तो भारतीय समाचार पत्रों ने भी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए उचित वातावरण तैयार किया। भारतीय समाचार पत्र भी लोगों को एक दूसरे से जोड़ने लगे, लोगों तक आसानी से खबर पहुंचने लगा। अमृत बाजार पत्रिका, केसरी, मराठा, हिंदू तथा बॉम्बे समाचार पत्रों में छपने वाले लेख राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत होते थे। लोग जो भी प्रेस में छपता था वो राष्ट्र के हित के लिए लेखक छपवाते थे, जिससे लोग पढ़ के आसानी से समझ सकते थे कि देश के कोने कोने में किस प्रकार से अंग्रेज शोषण कर रहे हैं। जबकि पहले लोगों तक बात पहुंचने में लोगों के माध्यम से देर से पहुंचता था, लेकिन छपाई खाना आने के बाद जो पत्रिका छपता था उसके वजह से, ये जो अखबार छपते थे उसके वजह से तुरंत वो लोग तक खबर पहुंच जाते थे। फिर अगला हम लोग देखेंगे कि भारतीय देशी भाषाओं में छपी सामग्री से भारतीय लोगों में आधुनिक वित्तीय, सामाजिक और राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार किया और संपूर्ण भारत में जागृति पैदा की गई। मुद्रण संस्कृति के माध्यम से अंग्रेजी प्रशासन की शोषणपूर्ण
गलत नीतियों और उनके दावों का उजागर करने में सहायता मिला। लोगों को अब जागरूकता बढ़ने लगा लोगों में कि किस तरह से अंग्रेजी प्रशासन भारत के लोगों के साथ शोषण कर रही है। तो उसके बारे में जब तक हम लोग नहीं जानेंगे कि हमारे साथ कोई शोषण कर रहा है, हम लोग उसके खिलाफ आवाज़ भी नहीं उठा सकते हैं। जब हम लोग इस बात को समझने लगेंगे कि हमारे साथ शोषण हो रहा है, तभी जाके हम उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि मुद्रण संस्कृति ने भारत के एक कोने में रह रहे लोगों से संबंधित खबरों को दूसरे क्षेत्र में रह रहे लोगों तक पहुंचाया और सर्व भारत की पहचान को विकसित किया। जो भारत के कश्मीर क्षेत्र में रह रहे हैं और जो दूसरे भारत के कन्याकुमारी क्षेत्र में रह रहे हैं, उन तक भी समाचार को पहुंचाने का काम कौन किया? तो अखबार किया। कौन किया? अखबार किया। मुद्रण संस्कृति के आने के बाद, जिसके कारण लोगों तक आसानी से समाचार पहुंचने लगा। जब लोगों तक समाचार पहुंचने लगा तो लोग विरोध करने लगे कि हमारे ही भाई के साथ शोषण हो रहा है। प्रेस के माध्यम से राष्ट्रवादियों के लिए अपने विचारों को जन जन तक पहुंचाना आसान हो गया। पहले जो विचार होते थे वो विचार लोगों तक कैसे पहुंचाते थे? तो लिख के भेजते थे या लोग जगह जगह जाके सभाएं करते थे। अब जब मुद्रण संस्कृति आ गया, छापे खाने हो गए, तो लोग अपने बातों को लिख के अखबार में देते थे ताकि आसानी से वो बात कहीं तक पहुँचे और दूसरे लोग उसके बारे में जान सके। यह एक शक्तिशाली माध्यम बन गया जिससे राष्ट्रवादी भारतीय देशभक्ति की भावनाओं का प्रसार, आधुनिक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विचारों का प्रसार तथा जनसाधारण में जागृत करने में मदद की गई। ठीक ना, लोग इससे जागरूक हुए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कुछ इतिहासकार ऐसा क्यों मानते हैं कि मुद्रण संस्कृति फ्रांसीसी क्रांति के लिए जमीन तैयार की थी? क्यों लोग मानते हैं कि मुद्रण संस्कृति ही फ्रांसीसी क्रांति के लिए जमीन तैयार की थी? तो हम लोग देखेंगे कुछ इतिहासकार का मानना है कि मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए जमीन तैयार किस तरह से किया था। पहला देखेंगे, छपाई के ज्ञानोदय से वॉल्टेयर और रूसो जैसे चिंतकों के विचारों का प्रसार हुआ। लोगों तक आसानी से उनके बात पहुंचने लगी। रूसो को फ्रांसीसी क्रांति का अग्रदूत माना जाता है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि फ्रांसीसी क्रांति का अग्रदूत कौन है? तो कौन होगा? रूसो। कौन है? रूसो। अगला देखेंगे हम लोग कि उन्होंने परंपरा, अंधविश्वास और निरंकुशवाद की आलोचना की थी। किसने की थी? तो रूसो ने। फ्रांसीसी क्रांति के अग्रदूत थे। उन्होंने अंधविश्वास और निरंकुशवाद की आलोचना की। उन्होंने तार्किकता का प्रचार प्रसार किया। इसने लोगों को राजशाही के विद्रोह हेतु प्रेरित किए थे इन्होंने। अगला देखते हैं हम लोग, मुद्रण ने ही सारे पुराने मूल्यों, संस्थाओं और कायदे कानूनों पर आम जनता के बीच तथा धार्मिक और राजनीतिक मुद्दों पर विचार विमर्श का मार्ग प्रशस्त किया। लोगों में कार्टून और व्यंग, आज हम लोग किताब में देखते हैं जो कार्टून बना रहता है या व्यंग लिखा रहता है, उसको हम लोग जल्दी पढ़ के समझ नहीं पाते हैं कि है क्या। हम लोग को लगता है ये ऐसे ही बनाया गया, नहीं, बल्कि लोगों को उसी के माध्यम से पहले समझाया जाता था। व्यंग चित्र में यह भाव उभरता था कि जनता तो मुश्किल में फंसी है जबकि राजशाही भोग विलास में डूबी है। जो राजा के लोग हैं वो क्या है? भोग विलास करने में डूबे हैं, जबकि जनता जो है वो काम कर करके परेशान हो रही है। इसने क्रांति की ज्वाला भी भड़काई, लोगों में क्रांति लाई। अगला देखेंगे कि मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी लोगों में आत्मगौरव और देश प्रेम को जागृत करके उन्हें स्वाधीनता के मार्ग की ओर अग्रसर किया। फिर हम लोग क्या देखेंगे कि
कि कई विचारकों और दार्शनिकों के द्वारा लिखित पुस्तकों और पत्र पत्रिकाओं ने लोगों को जागरूक करने का काम किया। कई लोग इससे जागरूक हुए। इसीलिए कहते हैं कि अगर पढ़ लिख लोगे ना तो तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अगर नहीं पढ़ते हो तो हर कोई तुम्हारा शोषण करेगा। आज हमारे पास बहुत सारे सुविधाएं उपलब्ध है, लेकिन आज भी हम लोग पढ़ाई से कोसों दूर हैं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर कोई भी समस्या होता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम तुरंत उसको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक, धन्यवाद।